हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चल रहा था, अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देयर रेक्टिफिकेशन। क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए गए कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाई जा रही है, और उनकी रेक्टिफिकेशन इन्होंने क्या बताई, यानी किस तरह की रेमेडीज बताई। तो पहला पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ अननेसेसरी। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अननेसेसरी है, यानी ज़रूरत नहीं है इसकी। इन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम है, पहले अगर ये सिस्टम नहीं भी था तो भी हमारे जो अकाउंट्स थे वो बनते थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस टाइम पर भी ऑपरेट की करती थी। जब सिस्टम ही नहीं था तो नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह बनाए लिए जाते थे और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं तभी भी ऑपरेट करती थी। तो बेफालतू में क्यों हम लोग अपना एक नया वर्कलोड इंक्रीज़ करते हुए चलें। ठीक है, नया सिस्टम अडॉप्ट कर कर वर्कलोड क्यों इंक्रीज़ करें, जब पहले इंडस्ट्री चलती थी तो वो अब भी चल सकती हैं। इसके ऊपर इन्होंने अब क्या रेमेडी दी, ये जो ऑब्जेक्शन रखी गई, ये जो है इन्होंने कंजर्वेटिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट किया। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर हम एक बात कहें कि एक जो आदमी है वो बिना मॉडर्न मेडिसिन्स के भी सर्वाइव कर सकता है, अगर उसके पास नहीं है तो भी सर्वाइव कर सकता है, तो वाई वी शुड डिपेंड अपॉन दिस मेडिसिन्स, तो हम इन मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड क्यों हैं। ठीक है, तो इसका फैक्ट ये है, पीपल जो है मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहले क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको खुद भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना इस मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एज में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, उसको एनालाइज करना, इसलिए कि जो कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस है उसको फिक्स्ड किया जा सके। यानी सेलिंग प्राइस फिक्स्ड करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, ये सारा जो काम होता है हमारा कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग में होता है। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इस एज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाननी है और कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस जानना है, फिक्स्ड करना है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूसेस कॉस्टिंग सिस्टम इट इंक्रीजेज द एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। जो कॉस्टिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि कॉस्टिंग सिस्टम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रही है तो उससे उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो अडॉप्शन होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का वो वेस्टेज है। तो इसके लिए रेमेडी क्या बोली कि नो डाउट अडॉप्शन जो है वो कॉस्टिंग सिस्टम का इंक्रीज तो है, वो एक्सपेंडिचर बढ़ा तो देगा, लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट से इस एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा। और ये जो सिस्टम है ये एफिशिएंसी भी बढ़ाता है सारे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये हेल्प भी करता है वेस्टेज को चेक करने में, स्पॉइलेज को चेक करने में और उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि वेरियस एलिमेंट्स जो हैं कॉस्ट के इसको कंट्रोल करने के लिए भी बताते हैं। बहुत सारे जो है मेथड्स वगैरह भी कह सकते हैं। हेंस डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और प्रॉफिट की जो मात्रा होगी वो भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम जो है इंक्रीज प्रॉफिट से इसको कंपेयर करें तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं कम है। नेक्स्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ मोनोटोनस। इन्होंने बोला कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ये मोनोटोनस सिस्टम है बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ डाटा, एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बार बार आपको डाटा देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, स्टेटमेंट्स चाहिए। तो अब इसकी रेमेडी पर क्या बोला कि ये जो ऑब्जेक्शन है इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है बिकॉज इंटरेस्ट एंड मोनोटोनी आर रिलेटेड टर्म्स। इंटरेस्ट और मोनोटोनी जो है दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी एक जैसे मीनिंग शो करती हैं। द फैक्ट इज दैट दिस सिस्टम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो सिस्टम है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड साइंटिफिक है। बिकॉज क्यों है? क्योंकि ये जो है आपको वेरियस यूजफुल डिटेल्स बताता है अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से मैनेजरियल डिसीजन ले सकती है और क्विकली भी ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अब इन्होंने ये भी बोला कि जो रिजल्ट आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड बेसिस पर होते हैं, कुछ एस्टिमेट्स पर होते हैं।
तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। अब इसके ऊपर क्या रेमेडी बोली गई, इन्होंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बेसलेस है, ये जो ऑब्जेक्शंस है ये पूरी बेसलेस है, बिकॉज एस्टिमेटेड फिगर यूज़ की जाती हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल में कितनी आ सकती है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, ठीक है, यह आपको बाद में समझ आएगा जब हम चैप्टर करेंगे। और फिर इन्होंने बोला इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल कैलकुलेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन एस्टिमेट। यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं आपकी एस्टिमेशन पर बेस्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअल डाटा भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सब कुछ एस्टिमेशन पर नहीं होता, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं होंगे, एक्यूरेट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आइडियल सिस्टम है यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, एक है सब्जेक्टिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के बेसिस पर सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी अंडरस्टैंडेबल है, और जो कॉस्ट है उसको क्लासीफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में कि जिसकी वजह से आप इसको आसानी से समझ सको और इसको करेक्टली देख सको, यानी अंडरस्टूड ईजिली एंड करेक्टली, आसानी से समझा भी जा सकता है और सही मायने में भी समझा जा सकता है। इस तरह से इनको क्लासीफाई किया जाता है कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और नेचर के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है इसको क्लासीफाई करते हैं, जो कि आगे चैप्टर में आएगा नेचर के अकॉर्डिंग जो होता है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी टू द बिजनेस। बिजनेस को ये कहाँ कहाँ सुटेबल है, यानी कि ये जो सिस्टम है ये बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बिज़नेस के लिए ही नहीं बाकी ये हर जगह भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर बिज़नेस जो है जिस तरह से चाहे इसको मॉडिफाई कर सकती है इस सिस्टम को, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करता है, नेचर बिज़नेस के नेचर के साथ भी सेट बैठ जाता है, बिज़नेस का साइज़ जिस हिसाब से है उस हिसाब से इस कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। अगर बिज़नेस का साइज़ लार्ज ऑपरेशंस पर है, लार्ज साइज़ है, तो उस हिसाब से ही इसका जो है सिस्टम रखा जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल साइज़ बिजनेस है तो भी उस सर्कमस्टांस और उसके हिसाब से ही सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम को रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये जो है फ्लेक्सिबल है नेचर में अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस, जिस हिसाब से बिजनेस की नीड है। नेक्स्ट है पॉइंट कि ये जो बिजनेस है अगर कोई बिजनेस स्मॉल है तो स्मॉल सिस्टम जो स्मॉल सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। अ स्मॉल सिस्टम शुड बी कैपेबल टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट, बट इफ़ द बिजनेस बिकम्स लार्जर और ग्रोस, अगर बिजनेस लार्जर हो रहा है और बढ़ रहा है, दैट सिस्टम में बी मॉडिफाइड। तो इस सिस्टम को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशंस। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। ये जो है इकोनॉमिकल है, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं इतने ज़्यादा नहीं है और इसका जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। जितने एक्सपेंडिचर हैं उससे ज़्यादा काफ़ी बेहतर इसका बेनिफिट है, जो कि हर एक इंडस्ट्रीज़ को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होता है। फिर हम बात करते हैं कंपेरेबिलिटी की। इट शुड अलाउ द प्रेजेंट कॉस्ट टू बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस करस्पॉन्डिंग पीरियड्स टू हेल्प द मैनेजमेंट टू एवेल्यूट द परफॉर्मेंसेस एंड एफिशिएंसी। ये जो है ये कॉस्टिंग सिस्टम जो है ये अलाउ करता है कि प्रेजेंट कॉस्ट को प्रीवियस की जितनी भी पीरियड्स की कॉस्ट हैं उनके साथ कंपेयर किया जा सके, जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूट करने में और एफिशिएंसी को इवैल्यूट करने में, और फिर मैनेजमेंट अपने डिसीजन भी आराम से ले सकती है। नेक्स्ट है मिनिमम ऑफिस वर्क। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मिनिमाइज पेपर वर्क। हमेशा ये रहता है कि जो है पेपर वर्क हम लोग कम करें, तो ये जो सिस्टम या प्रोसीजर है शुड हैव मिनिमम ऑफिस एंड क्लरिकल वर्क एज रिगार्ड्स फॉर्म्स यूज्ड, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड। यहाँ पर ये जो है इसमें जो वर्क होता है कम होता है, मिनिमम होता है ऑफिस वर्क या पेपर वर्क जो होता है। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है प्रॉम्प्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। ये जो सिस्टम है आपको बहुत क्विकली, रिलायबल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विकली, ठीक है। एज एंड व्हेन दे आर डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड प्राइस कोटेशंस। जो कि ये जो सिस्टम है आपको जिस तरह से फटाफट से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा और ऐसी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जो कि मैनेजमेंट को चाहिए, और किस लिए चाहिए होती है, किस पर्पस के लिए चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और कोटेशंस को
बनाने के लिए, यानी प्राइस कोटेशन कि हम कितना प्राइस रख सकते हैं मार्केट के अंदर या कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वेयर द वर्क इज कैरिड ऑन थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पर जो काम होगा वो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर हो रहा है तो ये जो सिस्टम है ये एलोकेट करता है और अपोर्शन करता है उन कॉस्ट को रैशनल बेसिस पर, यानी उस बेसिस पर जिन बेसिस पर लिया गया हो। जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं हम डिपार्टमेंट को बना रहे हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट है ए, एक डिपार्टमेंट है बी और एक डिपार्टमेंट है सी। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का पूरा खर्चा एक डिपार्टमेंट डी भी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा खर्चा इंडस्ट्री का 1 लाख रुपीज़ का आता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये जो है सारे 2000 और 2000 के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, यानी किस रेशो में यूज़ कर रहे हैं, इक्वल रेशो में यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रेशो अलग होती तो हम नॉर्मल से अलग अलग करके ले लेते हैं, अभी मैंने यहाँ पर नॉर्मल से इक्वल रेशो ही रखी है। अगर 2000 का इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 2000 का खर्चा आ रहा है, यहाँ पे भी 2000 का, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के पूरे खर्चे को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25,000 का, यानी कि इसमें भी आप 25,000 ले लेंगे, इसमें भी ले लेंगे, यानी ये जो खर्चा बताया जाएगा ये क्या किया इन्होंने, इसको एलोकेट किया और क्या किया, अपोर्शनमेंट किया। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है कि आपने खर्चे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अमंग रैशनल बेसिस, ठीक है। किस बेसिस पर, रैशनल बेसिस पर, ठीक है, डिवाइड करा है, अपोर्शन किया। अब आपने डिवाइड करने के बाद ये जो खर्चा है इन सारे खर्चे को कहाँ एलोकेट किया, उन सेम वही डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डिपार्टमेंट को बियर करना चाहिए था ये खर्चा। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता, ये कौन बताता है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर इन्होंने बोला थ्रू दिस द कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट में बी असर्टेन, इसकी वजह से जो कॉस्ट होगी हर एक डिपार्टमेंट की वो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ फॉर्म्स एंड परफॉर्मर्स, यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉर्म्स वगैरह परफॉर्मर्स वगैरह यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर जो परफॉर्मर्स है जो हैं, जो फॉर्म्स हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन होंगे और इंस्ट्रक्शन दी होगी उन पर, पूरा सब कुछ इंस्ट्रक्शन प्रिंट हुआ होता है। और ये जो फॉर्म्स और परफॉर्मेंस है ये क्या होता है, ये अलग अलग कलर के अंदर जो है प्रिंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि किस तरह का परफॉर्मर है या किस तरह का फॉर्म है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए, ये जानने के लिए कि कितनी कॉस्ट आ रही है, किस तरह से आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और डिसीजन बनाने में भी हेल्प करती है, यानी डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी एबिलिटी है कि वो प्रॉफिट को मेक कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या कितना प्रॉफिट मेक कर सकती है, तो उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड लेबर, यहाँ पर मटेरियल और लेबर दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, जहाँ पर इनका एफिशिएंट कंट्रोल रखा जाता है, यानी लेबर के लिए भी आप बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, उनके रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनको चेक करते हैं और प्रॉपर कंट्रोल रखते हैं। इसी तरह से मटेरियल पर भी प्रॉपर कंट्रोल रखा जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, इसमें क्या है, ये जो सिस्टम है शुड मेक ईच एंड एवरी वन अकाउंटेबल, हर एक पर्सन को अकाउंटेबल बनाता है टू द जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू हिम, जो भी जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन की हुई है उनके लिए वो पर्सन अकाउंटेबल है, यानी कि आंसरेबल है। तो ये सिस्टम वो भी बताता है कि कौन सा पर्सन किस जॉब के लिए अकाउंटेबल है। नेक्स्ट है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं फाइनेंशियल अकाउंट में तो लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखी जाती, तो उनकी रिकंसिलिएशन भी किसके द्वारा होती है, कॉस्ट अकाउंट के द्वारा, ठीक है। इन दोनों बुक्स की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है रिकंसिलिएशन करते टाइम।
अब इन्होंने बोला है देयर आर 2 सेट्स ऑफ बुक्स, वन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर केप्ट एंड देयर शुड बी रिकंसिलेशन ऑफ द प्रॉफिट शोन बाय देम। जो भी प्रॉफिट इनका निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंग रिकंसिलेशन की जाएगी। अभी रिकंसिलेशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स रोल डिफाइंड। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है क्लियरली डिफाइन करता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या काम है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आती, ओवरलैपिंग अवॉइड हो जाती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक वो पर्सन होता है जो कि सारे रिकॉर्ड रखता है, सारी कॉस्ट की जितनी भी इनकर्ड हुई हैं बिजनेस के अंदर, इस वे में कि जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकती है और मैनेजमेंट जो है आसानी से काम कर सकती है। इस तरह से वो प्रोड्यूस करता है। फंक्शंस क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के? सबसे पहला है कि एक्यूरेट एनालिसिस करेगा कॉस्ट की, कि सही कितनी कॉस्ट एक्चुअल में आ रही है, उस कॉस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा टू मेंटेन कॉस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट विद द मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। लोवेस्ट पॉइंट से एफिशिएंट कंडीशन तक क्या करेगा, उसकी सारी कॉस्ट को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है कि टू प्रोवाइड नेसेसरी डाटा फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज मैन्युफैक्चर। जो भी कॉमोडिटी मैन्युफैक्चर हुई हैं उनका सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए पूरा नेसेसरी जितना डाटा चाहिए वो डाटा प्रोवाइड कराएगा कॉस्ट अकाउंटेंट। किसको प्रोवाइड कराएगा? मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है टू कंप्यूट प्रॉफिट्स को कंप्यूट करेगा कि कितना प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट ने अर्न किया है और एडवाइस करेगा मैनेजमेंट को कि अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है। और साथ ही साथ ये वो भी एडवाइस करता है कि अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रोडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन अगर 4 प्रोडक्ट रन कर रही है, 4 प्रोडक्ट बना रही है, तो उसमें से कोई अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर बार लॉस हो रहा है, तो वो ये भी कह सकता है कि इस प्रोडक्ट की जो लाइन है, प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दिया जाए कि जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट सही रहे। नेक्स्ट है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। मैनेजमेंट को हेल्प करेगा इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए। टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, लाइक बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ठीक है। ये दो सिस्टम जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। फिर नेक्स्ट है टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन। अगर फ्यूचर में कुछ बढ़ाना है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सपैंड कराना है उसके बिजनेस को, तो वो भी वो एडवाइस करेगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इज़ नॉट एन एक्सपेंस। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। एज द रिवॉर्ड्स आर मच ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि जो रिवॉर्ड्स इसमें मिलते हैं, जो प्रॉफिट का अमाउंट इंक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है जितने आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं, ठीक है। द कॉस्ट सिस्टम इज़ फॉर द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेस फॉर अ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। यानी कि इन्होंने ये बोला कि जो कॉस्ट सिस्टम है वो बिजनेस के लिए है, लेकिन बिजनेस कॉस्ट सिस्टम के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट सिस्टम है ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है कि बिजनेस को हेल्प हो। अगर छोटा बिजनेस है तो छोटे हिसाब से कॉस्ट सिस्टम जो है अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल पर बिजनेस है, तो लार्ज के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया जाएगा कि स्पेसिफिक नीड्स जो हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस की वो फुलफिल हो सकें। तो पहला इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हम करने जा रहे हैं वो है जनरल कंसीडरेशंस फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन द सिस्टम। इंस्टॉल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलिंग द कॉस्टिंग सिस्टम इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया, मटीरियल मैनेजमेंट और फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, और द ऑब्जेक्टिव इज टू install the system for covering all the aspects of cost affecting the business is to be decided। इसमें ये बोला कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपको मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, आपका सेलिंग प्राइस को फिक्स करने का ऑब्जेक्टिव है, या ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसको इंस्टॉल करना है और सारे के सारे जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं या कॉस्ट से रिलेटेड जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको आपने कवर करना है। तो ये आपने ध्यान रखना है इसको अडॉप्ट करने से पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है। टू इंस्टॉल द सिस्टम विल डिपेंड ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का जो है सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ ऑपरेशन।
हैविंग डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव, जैसे ही आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है ऑफ द सिस्टम आर टू बी स्टडीड, कि किस एरिया में हमें ऑपरेशन करना है उस सिस्टम को स्टडी किया जाएगा, बाय विच द मैनेजमेंट कैन बी बेस्ट बेनिफिटेड, कि किस तरह से मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा अगर हम जिस भी तरह से सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। इफ़ द प्रोडक्शन इज स्लैक, अटेंशन विल बी पेड टू इंक्रीज इट, अगर प्रोडक्शन कम है तो अटेंशन कहाँ पर दी जाएगी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। लेकिन अगर प्रोडक्शन अच्छा है बट द सेल्स आर रिसीडिंग, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि हम किस तरह से सेल्स को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन सेल कम हो रही है, तो आप क्या ध्यान दोगे, सेल को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। तो एक्शन उसी हिसाब से लिया जाएगा जिस हिसाब से आपने स्टडी की है, एनालाइज किया है, जो रिजल्ट निकाला है उस हिसाब से देखा जाएगा। रिजल्ट क्या है, या तो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, और प्रोडक्शन तो सही है लेकिन सेल्स कम है तो सेल्स पर ध्यान देंगे, सेल्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है उसके हिसाब से ही ये देखा जाएगा कि मैनेजमेंट को कितना बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। कोई भी सिस्टम, नो सिस्टम ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन वुड सक्सीड, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा कॉस्ट का इंस्टॉलेशन, तब जब तक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बिजनेस का वो ना लिया जा सके। यानी पहले आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट इंस्टॉलेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट है conception and reception of the idea. The idea of the installation of cost system is to be placed before the staff. यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि जब हम कॉस्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे सबसे पहले ये जो आइडिया है आपने अपने स्टाफ को बताना है और वर्कर्स को बताना है, इस मैनर में बताना है कि इट इज़ वेल रिसीव्ड, इट इज़ वेल रिसीव्ड, कि ये बहुत आसानी से उन तक पहुँच जाए। ठीक है, रिसीव्ड, और ऑब्जेक्शन ना करें वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है जो सक्सेस होती है इस सिस्टम की, वो डिपेंड करेगी कि आपके पर्सन्स, जो भी आपके इंटरप्राइज के अंदर जो पर्सन्स इंगेज हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी कॉपरेशन कैसी है, वो आपके साथ कॉपरेट होकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्शन लेके बैठे हुए हैं कि हमें नया सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना, तो आप जो सक्सेसफुल है उसकी जो सक्सेस है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि काम एक्चुअल में उन लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन। जो कॉस्ट डाटा है, द कॉस्ट डाटा वर्क्स एज अ बेस फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट डाटा जो है एक बेस की तरह काम करता है कि जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, डिसीजन लेती है। अगर एक प्रॉपर सिस्टम यूज़ किया जा रहा है और डाटा को अच्छे से कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट हो रही है और बहुत जल्दी हो रही है, क्विकली हो रही है और करेक्ट हो रही है, तो इसका रिजल्ट कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा और सक्सेसफुली जो है डिसीजन मेकिंग भी हो पाएगी। अगर वो ढंग से नहीं हो रही हैं, करेक्ट नहीं हो रही हैं, तो अदरवाइज़ जो जितने भी रिजल्ट होंगे वो रॉन्ग होंगे और टाइम पूरा वेस्ट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट डाटा यहाँ पर हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट बुक्स। जो मेंटेनेंस है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की और जो कॉस्ट बुक्स की, वो डिपेंड होती है कि आपके जो बिज़नेस है उसका नेचर कैसा है, उस बिज़नेस का साइज़ कैसा है। बट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर टू बी प्रोवाइडेड एज आर नीडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट सिस्टम इन दैट बिजनेस। इन्होंने बोला कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपने दी हुई है, यानी अपने बिजनेस को के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और इस सिस्टम को ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपने इंस्टॉल करना होगा कि जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो जाए, फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट है टाइप एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग वुड बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का नेचर किस तरह से है उसके हिसाब से जो है आप टाइप और मेथड भी कॉस्टिंग का उसी हिसाब से चूज़ करेंगे कि किस टाइप की कॉस्टिंग आपको रखनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोसेस कॉस्ट मेथड लेंगे या फिर जॉब कॉस्ट मेथड लेंगे या फिर बैच कॉस्ट मेथड लेंगे, किस भी तरह का मेथड आप ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, फॉर कॉस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग along with budgetary control have been selected and applied. Similarly for decision making marginal and differential costing are found to be useful. अगर हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है, यहाँ पर मैं एक बार अंडरलाइन कर लेती हूँ, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा।
अगर यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल करना है तो आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ साथ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। और अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो आपने मार्जिनल और डिफरेंशियल कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज़ करना है, ठीक है। तो जिस भी टाइप या मेथड जो आपने चूज़ करना है वो आपके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल करने की बाय डेलीगेटिंग और लोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कॉस्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या उसको लोकेट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर या फिर डिपार्टमेंट्स के ऊपर। इनको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अगर आपने इंडिविजुअल पर की है तो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है या डिपार्टमेंट पर दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। It has to be judged whether a particular official who has been assigned a particular function has implemented the same or not within the time allotted to him. इसमें यह भी जज किया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि इस पर्सन की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है या नहीं किया, जो भी हमने इसको फंक्शन असाइन किया था उसने वो उस फंक्शन को कंप्लीट किया है या नहीं किया, और जितना टाइम उसको अलॉट किया गया था उस टाइम के अंदर उसको किया है कि नहीं किया, ये सारा किसके अंदर देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। इंस्टॉलेशन में मैंने आपको बताया था 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन के पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, सेकंड और थर्ड फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।